नमस्कार मित्रों, मैं विनय पाठक दिल्ली आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं इस यूट्यूब मंच पर आप सबसे जुड़ रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू पर चर्चा करने के लिए। और हमारा आज का जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो महिला पर्यवेक्षक से जुड़ा हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि महिला पर्यवेक्षक की अभी हाल ही में वैकेंसी आई हुई है और लगातार कमेंट के माध्यम से और छात्रों से लगातार मांग हुई कि आप एक बैच ऑनलाइन स्टार्ट करें। तो बैच को लेकर और साथ ही साथ इसमें तैयारी को लेकर क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, हम किस सोर्स को फॉलो करें, और इसके अलावा हम आज एक टॉपिक पर भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहली बात मैं आपको एक परिचय दूं कि महिला पर्यवेक्षक को लेकर जो व्यापम के द्वारा एग्जाम हो रहा है, व्यापम की इस परीक्षा में यदि आप देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलता है कि 220 के दो सेगमेंट में वैकेंसीज को जारी किया गया है। यानी ये दो भाग क्या है, तो पहला भाग आप देखेंगे खुली सीधी भर्ती है और दूसरा भाग जो है वो परिसीमित सीधी भर्ती है। तो खुली सीधी भर्ती और परिसीमित सीधी भर्ती इन दोनों को मिलाकर कुल 440 जो है यहां पर पद जारी किए गए हैं। तो इन दोनों में क्या बेसिक अंतर है? सबसे पहला अंतर मैं इसके लिए लेकर आपसे डिस्कस करता हूं कि यदि मान लीजिए यहां पर जो परिसीमित सीधी भर्ती जिसकी 220 पद यहां पर रिक्त आप सबको जारी दिख रहे हैं, इसके लिए यदि कोई महिला 1 जनवरी 2023 तक यदि 5 वर्षों का आंगनबाड़ी में कार्य का अनुभव है तो वो इस पद के लिए अप्लाई करेंगे। इस पद का बेनिफिट उनको एक विशेष मिलेगा कि उनके कार्य के अनुभव का क्षेत्र जिसमें महिला एवं बाल विकास देखते हैं वहां से आने वाले प्रश्नों की संख्या 60 रखी गई है, और जबकि सामान्य जो सीधी भर्ती है उसमें आने वाले प्रश्नों की संख्या 20 और अंक 20 रखा गया है। तो ऐसे अंकों के आधार पर कोई अंतर नहीं है, बट जो यहां पर आप देखेंगे सिलेबस में महिला एवं बाल विकास के वेटेज के आधार पर हमको थोड़ा अंतर देखने के लिए मिलता है। तो याद रखिएगा, इन दोनों के लिए सबसे पहली आवश्यकता यह है कि आप सुनिश्चित करें कि आप महिला हैं, तभी आप फॉर्म भरें। और दूसरी बात, यदि आप आंगनबाड़ी में 5 वर्ष तक कार्यरत हैं तो आप इस तरफ न जाकर परिसीमित सीधी भर्ती की ओर जाएंगे। और ये एक व्यापम के द्वारा आया एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं महिलाओं के लिए, क्योंकि इसके अंतर्गत एक वेतन की बात एक अदर होती है। सबसे जो मुख्य बात है वो महिला एवं बाल विकास करना। आज भारत, जिसमें आप जानते हैं भारत एवं आप छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जब कार्य करते हैं तो छत्तीसगढ़ में ग्रामीण परिवेश या ग्रामीण के साथ साथ इवन हम शहरी परिवेश में भी जाएं तो आपको देखने के लिए मिलता है कि महिलाओं की स्थिति और बच्चों की स्थिति जो है वो विकास की मुख्य धारा से थोड़ी अभी भी वर्तमान में पिछड़ी दिखती है। तो कहीं ना कहीं इनसे आप प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ पाते हैं और आंगनबाड़ी को रेगुलेट करते हुए आप एक नैतिकता का परिचय देते हुए विकासात्मक कार्यों में अपने आप को संलग्न कर पाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है जो आपको बेरोजगार से रोजगार की ओर ले जाएगा, अनैतिकता से नैतिकता की ओर ले जाएगा, और इसके माध्यम से आप स्वयं की एक ऐसी जिज्ञासा पिपासा को आप शांत कर सकते हैं जो विकास की आवश्यकता की परिपूर्ति करता हो। यहां पर मैं एक बार आपसे इसके पाठ्यक्रम सिलेबस पर चर्चा करूंगा। सिलेबस में जब आप देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलता है कि इसके अंतर्गत मुख्यतः 5 विषयों को रखा गया है। 5 विषयों में एक है महिला एवं बाल विकास विभाग और विभाग के द्वारा या उनके सहयोग से संचालित होने वाली योजनाएं एवं कार्यक्रम है। सबसे बड़ा अंतर आपको यहीं पर देखने के लिए मिलता है कि जो सीधी भर्ती है उस सीधी भर्ती में वहां से 20 प्रश्न आएंगे, 20 अंक के होंगे, जबकि परिसीमित भर्ती में यहां से 60 प्रश्न और 60 अंक का वेटेज है। ये एक बड़ा अंतर करता है। तो कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा मांग जिसकी आप सबके माध्यम से बन रही है वो है आपका महिला एवं बाल विकास से संबंधित फैक्ट। ठीक है, इसके अलावा जब आप जाते हैं तो यहां पर सामान्य मानसिक योग्यता का 40 प्रश्न 40 अंक सीधी भर्ती सामान्य में, और 15 प्रश्न जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलता है परिसीमित सीधी भर्ती में। इसी प्रकार जब सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ी की ओर जाएंगे, विशेषता यदि आप देखेंगे तो व्यापम की परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ी भाषा को जनरली रखा नहीं जाता, अंग्रेजी और हिंदी ही मेनली रहते हैं। लेकिन ये एक जॉब प्रोफाइल ही ऐसी है जिसमें आप
सीधे सीधे लोगों से संवाद कर, महिलाओं से संवाद कर, छत्तीसगढ़ की महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, ठेठ छत्तीसगढ़ी में आप उनसे बात करके उनके आवश्यकताओं की परिपूर्ति कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ दे सकते हैं। सुपोषण, स्वास्थ्य और बच्चों के लिए स्वास्थ्य, अनौपचारिक शिक्षा को लेकर आप कार्य कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए इसमें छत्तीसगढ़ी भाषा का भी समावेशन रखा गया है। इसमें इसी के साथ साथ यदि आप जाते हैं तो आप देखेंगे यहां पर 15 प्रश्न 15 अंक सामान्य भर्ती में आपकी छत्तीसगढ़ी और हिंदी है, और 10 प्रश्न 10 अंक के साथ आपका परिसीमित भर्ती से संबंधित यहां पर जुड़े हुए हैं। जब आप अंग्रेजी भाषा की ओर जाते हैं तो यहां पर सामान्य भर्ती में 10 प्रश्न 10 अंक और परिसीमित भर्ती में आपको 5 प्रश्न 5 अंक देखने के लिए मिलता है। जब आप सामान्य गणित की ओर जाते हैं तो 15 प्रश्न सीधी भर्ती सामान्य में और परिसीमित भर्ती में आपको यहां से 10 अंक 10 प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। इस प्रकार से जो आपका परीक्षा होने वाला है उस परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्नों के साथ साथ उनमें टोटल मिलाकर कुल 100 अंक होंगे। 2 घंटे की अवधि होगी, 4 विकल्प होंगे और 4 में से एक उत्तर जो होगा या तो सटीक होगा या सटीकता के काफी नजदीक होगा, जिसको आपको उत्तर के तौर पर चयन करना है। और जो सबसे ज्यादा सही उत्तरों का चयन करेंगे उनको आरक्षण और वरीयता क्रम के आधार पर ये पद सत्यापन के पश्चात, यानी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात आपको ये उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो जब इसके पश्चात जब आप जाएंगे तो यहां पर एक बड़ी बात ये सामने आती है कि हम सिलेबस को देखें। ठीक है, तो सिलेबस के अंतर्गत यहां पर कुल 8 मुख्यतः, यहां पर जो मैंने अभी चर्चा किया 5 सब्जेक्ट, और 5 में से मुख्यतः जो आप देखेंगे कुछ नया जो जुड़ा हुआ है वो है आपका, ये हर बार रहता था लेकिन अन्य परीक्षाओं से जो अलग है, हम कह सकते हैं महिला एवं बाल विकास से संबंधित कार्यक्रम एवं योजना। ठीक है, नॉर्मली आप व्यापम की किसी भी परीक्षा में बैठते तो आपको उसमें भाषा का क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है, आपको सामान्य मानसिक योग्यता के प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं, जनरल स्टडी देखने के लिए मिलता है, गणित देखने के लिए मिलता है। तो ये एक ऐसा सेगमेंट है जो आपको लगभग व्यापम की सभी परीक्षाओं में देखने के लिए मिल जाता है, चाहे आप फूड इंस्पेक्टर दिलाएं, लेबर इंस्पेक्टर दिलाएं, कुछ ऐसा सेगमेंट होता है जो उस परीक्षा को उस क्षेत्र विशेष की कार्य पद्धति के आधार पर उस विषय को रखा जाता है। जैसे लेबर इंस्पेक्टर में इस बार आपने देखा लेबर लॉ रखा गया है, फूड इंस्पेक्टर में आप जाएंगे तो फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट रखे जाते हैं उसके अंतर्गत। इसी प्रकार से जैसे आप महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित इस जॉब प्रोफाइल को देखेंगे तो इसमें 8 टॉपिक में इसके सिलेबस को मुख्यतः एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें जो पहला पॉइंट है जिसके अंतर्गत रखा गया है महिला एवं बाल विकास विभाग, और उसी के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं यहां पर सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। ये एक योजना है और ये योजना पहले यदि हम बात करेंगे तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के नाम से आयोजित मतलब संचालित होती थी, जिसे वित्तीय वर्ष 2021 में बदलकर सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 कर दिया गया। इनसे जुड़ने के साथ साथ कुछ मूलभूत आवश्यकताओं के संबंधित टॉपिक में मेंशन है, जैसे आंगनबाड़ी के कार्य क्या है, आंगनबाड़ी का उद्देश्य क्या है, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं का उद्देश्य क्या है, आप महिला पर्यवेक्षक बनेंगे आपका दायित्व क्या होगा, आपको बनाने का उद्देश्य क्या है, ये सब पॉइंट इसमें जुड़े हुए हैं। दूसरे जब पॉइंट में आप जाएंगे तो पोषण से संबंधित फैक्ट जुड़े हैं कि पोषण क्या है, स्वास्थ्य क्या है। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान कैसे पोषण स्वास्थ्य दे रहे हैं, शिशु होने के पश्चात या शिशुवती माताएं जो हैं उनके लिए क्या प्रावधान है, या ऐसी माताएं जो अपने बच्चे को स्तनपान की अवस्था में हैं उनको लेकर यहाँ पर प्रावधान पूरे जुड़े हुए हैं। फिर कुपोषण निगरानी, और आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में एक चलता है वजन तिहार, जो हर वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में कुपोषण की स्थिति क्या रही, स्वास्थ्य की स्थिति क्या रही, या आंगनबाड़ी के माध्यम से प्रत्येक बच्चों का एक एनालिसिस करके एक सर्वे रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो रिपोर्ट के बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे आगे चलकर। फिर शिशु एवं मातृ मृत्यु दर टीकाकरण जो किया जाता है बच्चों का, या बच्चे जब माँ के गर्भ में होते हैं तो माँ को जो टीका लगाया जाता है टिटनेस का या अलग अलग, उनको बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों को होने वाली बीमारियां एवं पोषक तत्व की कमी के कारण क्या क्या है। ठीक है, तो इनको लेकर ये पहला भाग बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा भाग है वो दूसरा भाग पूरा का पूरा केंद्र सरकार की योजनाओं को डेडिकेट करता है
केंद्र सरकार की योजनाएं, यानी इसके अंतर्गत आप जो सेंटर से योजनाएं जो लाई गई हैं उनको आपको इसके अंतर्गत पढ़ना होता है। जैसे मिशन वात्सल्य है, ठीक है, सखी वन स्टॉप सेंटर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। तो इन सभी योजनाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, ठीक है, महिला सशक्तिकरण केंद्र के तौर पर विकसित करने की एक योजना है। तो इनको इसके अंतर्गत रखा गया है। जब आप जाते हैं अगले टॉपिक पर, तो अगला जो है वो राज्य सरकार की योजनाएं रखी गई है, यानी राज्य सरकार महिला एवं बाल विकास से संबंधित क्या क्या योजनाएं चला रही है। जैसे सुचिता योजना है, कौशल्या मातृत्व योजना है, आप बात करेंगे तो मुख्यमंत्री सुपोषण योजना अथवा अभियान है। इसी प्रकार से बहुत सी चीजें कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर रखा गया है नवा बिहान योजना रखा गया है, महिला जागृति शिविर का रखा गया है, और आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इस बार तो बजट में भी उनकी राशि को बढ़ा दिया गया है। तो ये सब पूरी जो योजनाएं हैं राज्य सरकार की, वो इसके 7वें नंबर के सेगमेंट के तौर पर इसमें क्या की गई है, मेंशन की गई है। और सबसे लास्ट और 8वां अंतिम, इसमें महिलाओं और बच्चों के विकास को लेकर आने वाले कानून अधिनियम रखे गए हैं। जैसे आप बात करेंगे तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 रखा गया है। आप कहेंगे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और नियम 2007 रखा गया है। दहेज प्रतिषेध नियम 2004, टोनही प्रताड़ना निवारण के लिए कानून 2005। इसी प्रकार से जो बाल श्रम है या कार्यस्थल पर होने वाले उत्पीड़न या शोषण से संबंधित जो एक्ट हैं, वो सभी के सभी एक्ट भी इसके अंतर्गत क्या किए गए हैं, रखे गए हैं। यानी आप अगर ओवरऑल मन में सोचेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि किसी बच्चे का और किसी महिला का, और इसमें भी आपको याद रखिएगा कि बच्चे मतलब हम बात करेंगे जैसे आंगनबाड़ी से जो जुड़ते हैं वो होते हैं 0 से 6 वर्ष के बच्चे। इनको भी 2 श्रेणियों में 0 से 3 और 3 से 6 के बीच में जोड़ा जाता है। और महिलाओं की भी एक अलग अलग श्रेणियां होती हैं। तो आंगनबाड़ी के माध्यम से जुड़ने वाली महिलाएं जो होती हैं वो किशोरियां होती हैं 14 से 18 वर्ष की, ठीक है। इसके अलावा आप बात करेंगे तो आप कह सकते हैं इसमें महिलाएं होती है 18 वर्ष की अधिक, 2 स्थिति में, पहला जो गर्भवती हो और दूसरा ऐसे महिलाएं जिनकी बच्चे हों। तो अल्टीमेटली यदि हम कहें तो महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित चीजें यहां पर रखी गई हैं। दूसरा एक सवाल बनता है कि हम इसकी तैयारी करें कैसे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसकी तैयारी करें कैसे। तो इसकी तैयारी को लेकर 2 ऑप्शन हमारे पास मौजूद मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये रहता है कि हम सेल्फ स्टडी करें। तो मैं ये कहूंगा सेल्फ स्टडी में कोई बुराई नहीं है, आप कर सकते हैं। यदि आपकी परिस्थितियां या आपका जो आपके अंदर से आवाज ऐसी आ रही हो कि आप स्व अध्ययन की ओर जाएं, तो आप बिल्कुल उस दिशा की ओर जा सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये एक इंटरनेट में आपको महिला एवं बाल विकास विभाग के वेबसाइट से या इंटरनेट में आप सर्च करेंगे तो आपको एक प्रशासकीय प्रतिवेदन मिल जाएगा। इस प्रशासकीय प्रतिवेदन में जब आप जाते हैं तो आपको एक कंटेंट मिलेगा 57 पेज का, और इस 57 पेज के कंटेंट में आपको एज इट इज पूरे सिलेबस वाइज इसमें डिस्कशन है। लेकिन ये बेसिकली जो है वो पूरा छत्तीसगढ़ शासन का है, यानी इसमें छत्तीसगढ़ की योजनाएं मिल जाएंगी आपको, सक्षम आंगनबाड़ी 2.0 मिल जाएगा और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस मिल जाएगा। ये सब फैक्ट आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आप मार्केट से या इंटरनेट से जो भी आपको सोर्स सही लगे वहां से ये वाला भाग जिसमें अधिनियम आते हो और एक और भाग जिसके अंतर्गत मैंने कहा था केंद्र सरकार की योजनाएं, उस दिशा उसको तैयार करना होगा। यदि आप इतना सब कुछ कर लें और प्रॉपर एग्जाम के प्रारूप को समझ लें कि कहां से क्वेश्चन किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करें, तो आप सेल्फ से स्टडी कर सकते हैं। और एक दूसरा ऑप्शन जो छात्रों की लगातार मांग पर दिल्ली आईएएस एकेडमी के द्वारा लाया गया, वो है ऑप्शन हमारे पास ऑनलाइन क्लास या ऑनलाइन बैच। 20 जुलाई 2023 से, ठीक है, कब की बात कर रहा हूं मैं, 20 जुलाई 2023 से महिला पर्यवेक्षक की एक ऑनलाइन क्लासेस यहां से प्रारंभ की जा रही है। और इस ऑनलाइन क्लासेस में मुख्यतः आपको 2 सुविधाएं दी जाएंगी। पहली सुविधा ये होगी कि इसके अंतर्गत इस सिलेबस में या इस पाठ्यक्रम में जो जुड़ा हुआ एक भाग है जिसे हम कह रहे हैं महिला एवं बाल विकास से संबंधित कार्यक्रम
एवं हम कहेंगे योजनाएं, ठीक है। और इसके अंतर्गत अभी अभी मैंने आपसे चर्चा किया कि कुल यहाँ पर 8 टॉपिक में अलग अलग सिलेबस को डिस्कस किया गया है। इनकी कुल 18 से 20 रिकॉर्डेड क्लासेस आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, जिसके अंतर्गत आपको पूरा सिलेबस मिलेगा, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस मिलेगा। तो आप इस दिशा की ओर जा सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरुणी के ऑनलाइन कोर्स में आपको एक टेस्ट सीरीज का एक प्लान मिलेगा, और इस टेस्ट सीरीज में कुल 15 टेस्ट रखे गए हैं, और ये 15 टेस्ट आपके सिलेबस के जो विषय हैं उन विषयों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। जैसे यदि आप कहेंगे तो भाषा का आपको यहां पर कुल 3 टेस्ट देखने के लिए मिलता है भाषा का। गणित की ओर जाएंगे तो आपको यहां पर गणित के या मैथ्स के 2 टेस्ट मिलेंगे। इन टेस्ट में 50-50 क्वेश्चन होंगे 4 ऑप्शन के साथ। इसके अलावा सामान्य अध्ययन में यहां पर 3 टेस्ट है, करेंट अफेयर्स में 1 टेस्ट है, रीजनिंग का 1 टेस्ट है, महिला बाल विकास का 1 टेस्ट है, मेगा टेस्ट जो है यहां पर 4 रखा गया है। तो इसे अमूमन यदि हम बात करेंगे तो ये 20 जुलाई से प्रारंभ होकर 14 अगस्त तक ये टेस्ट सीरीज चलने वाला है। यदि कोई छात्र टेस्ट सीरीज में पृथक से अगर ज्वाइन करना चाहे तो वो कर सकता है, ये सुविधाएं इसमें दी गई हैं। और उस ऑनलाइन बैच ऑनलाइन कोर्स में ये इनबिल्ट है, आपको अलग से इसके लिए कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। यदि आप तरुणी कोर्स के बारे में डिस्कस करें तो आपका जो जुड़ा हुआ नया पार्ट है जिसे हम कहेंगे महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम, तो उन योजनाओं अथवा कार्यक्रम में आपके कुल 5 टेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। इसमें 4 जो होंगे वो मेगा होंगे, यानी ये 100 प्रश्नों के प्रारूप में होंगे जो मैंने ऊपर और पहले आपसे डिस्कस किया, और 1 टेस्ट जो होगा वो महिला एवं बाल विकास योजनाओं से जुड़ा हुआ सेपरेट होगा। और इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि जब आप महिला एवं बाल विकास विभाग के से संबंधित प्रश्नों को बनाएं या टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करें तो उस समय तक आपके सिलेबस को ऑनलाइन बैच में कंप्लीट हो गया रहेगा, ठीक है। तो ये एक प्रारूप था, और दोनों की स्थिति में आप अपने विचार के हिसाब से आप चयन कर सकते हैं कि आप सेल्फ से भी करें तो भी बेहतर है, बस एक सही कंटेंट को प्रीफर करें। और दूसरा, आप ऑनलाइन कोर्सेज को भी यहां पर चयन के तौर पर रख सकते हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे मैं जिस बात पर डिस्कस कर रहा था आपसे उस पॉइंट पर आऊंगा कि हम आज डील करने वाले हैं, बेसिकली वो हमारा टॉपिक रहेगा कि महिला एवं बाल विकास विभाग, ठीक है, विभाग से संबंधित कुछ फैक्ट देखेंगे। और इसके अलावा यहां पर उस विभाग का उद्देश्य क्या है, उस विभाग का दायित्व क्या है, और सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 क्या है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम सीधे सीधे यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो जब आप बात करते हैं महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास, तो जब महिला एवं बाल विकास की बात की जाती है तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक बड़ा अवधारणा है, और इस अवधारणा को समझना होगा। यानी आप देखेंगे तो भारत में महिलाओं की एक अलग अलग स्थिति परिस्थिति में एक समस्या देखी जाती है, यानी महिलाओं में सुपोषण को लेकर उनमें उनकी योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाना, उनके बने हुए कानून अधिकारों का संरक्षण करना, बच्चों में स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, स्वास्थ्य के साथ साथ सुपोषण हो गया, और शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की परिपूर्ति के लिए और उनके लिए जो अधिकार सरकार समय समय पर लाता है, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो, उन अधिकारों का संरक्षण करने के उद्देश्य से आप कहेंगे महिला एवं बाल विकास के कार्य 2 श्रेणी में किए जाते हैं। एक होता है केंद्र स्तर पर और दूसरा होता है राज्य स्तर पर, ठीक है। यानी एक स्तर जब आप देखते हैं केंद्र और दूसरा स्तर आप देखेंगे तो क्या रहेगा, राज्य। तो केंद्र का यहां पर जो अर्थ आता है वो है भारत, यानी सेंटर लेवल पर बात कर रहा हूं, भारत सरकार के द्वारा। और राज्य की जब हम बात करते हैं तो राज्य के लिए यहां पर जो बातें आती हैं स्पेशली वो किसके लिए रहेगा, छत्तीसगढ़ के द्वारा। तो आप बताएंगे कि दोनों स्तर पर कुछ प्रयासों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहला आप यहां पर बताएंगे 1985 को, 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई।
ठीक है, क्या स्थापित किया गया? महिला एवं बाल विकास विभाग स्थापित किया गया। और आप तो जानते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग स्थापित होना यानी आप कहेंगे इसके अंतर्गत एक संस्थान के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को क्या करना है, उनको एक समग्र विकास उपलब्ध कराना है। जैसे बच्चों की अगर बात कर रहा हूं तो उनको शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक सुविधाओं के माध्यम से उनको इनके अंदर रिफॉर्म लाना, उनके अंदर सुधार लाना। महिलाओं में जो एक पिछड़ापन है, महिलाओं में जो एक कुपोषण की स्थिति है और महिलाओं में उनके अधिकार के जो वंचन की स्थिति है, उस परिस्थितियों से उनको क्या करना है, अपलिफ्ट करना, उनको एक बाहर लाने के लिए 1985 में एक विभाग बनाया जाता है। और बेसिकली ये जो विभाग बनाया गया ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता था। किसके अधीन काम कर रहा है, क्या बताएंगे? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अधीन क्या करता था, ये कार्य करता था। ठीक है, आगे चलकर जैसे जैसे ये कार्य करते रहा तो इस बात की एक सुनिश्चितता आ गई कि भारत में इसका एक मंत्रालय की क्या है, आवश्यकता है। यानी इसको और एक बेहतर स्थिति देने के लिए आप बताएंगे 30 जनवरी 2006 को, 30 जनवरी 2006 की अगर मैं बात करता हूं तो 30 जनवरी 2006 को इसको एक मंत्रालय का दर्जा दिया गया। क्या किया गया, यहां पर याद रखेंगे, मंत्रालय का दर्जा दिया गया। यानी भारत में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना 30 जनवरी 2006 को किया गया। ये एक विभाग ही था जिसको क्या किया गया, एक मंत्रालय के तौर पर एस्टैब्लिश कर दिया गया, जो पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता था। और आप बताएंगे वर्तमान में इनकी ये मंत्रालय के जो मंत्री हैं, ठीक है, वो मंत्री हैं श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी। ये मंत्रालय अभी किसके पास है, तो क्या बताएंगे, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। तो श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जो पहले एक अभिनेत्री हुआ करती थी और उनकी बहुत ही फेमस सीरियल कभी सास भी कभी बहू थी, काफी चर्चा में रहा। अभी ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पद को सुशोभित कर रही हैं। साथ ही साथ यहां पर आप बताएंगे कि केंद्र स्तर पर महिलाओं के विकास के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना भी की गई है। क्या स्थापित किया गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग। और राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए आप बताएंगे, या इसी को केंद्रीय महिला आयोग कहा जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा है, श्रीमती रेखा शर्मा। ठीक है, यहां पर केंद्र स्तर पर इनफैक्ट को जानना आपके लिए जरूरी है कि केंद्र में यह विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना 1985 में और मंत्रालय की स्थापना 30 जनवरी 2006 को हुआ। जब राज्य स्तर पर आप आते हैं तो राज्य स्तर पर भी आप दो विषयों पर बात करेंगे। यहां पर जैसे सबसे पहला पॉइंट यहां पर आप डिस्कस करेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी क्या है, यहां पर एक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है और वर्तमान में ये मंत्रालय श्रीमती अनिला भेड़िया जी इनकी क्या है, मंत्री हैं, श्रीमती अनिला भेड़िया। तो ये मंत्रालय बेसिकली छत्तीसगढ़ में किसके पास है, तो श्रीमती अनिला भेड़िया जी के पास है। साथ ही साथ आप कहेंगे यहां पर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग, तो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की स्थापना भी की गई है और ये आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष श्रीमती किरणमयी नायक है, श्रीमती किरणमयी नायक। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती किरणमयी नायक है। इसके अलावा आप बताएंगे यहां पर महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग भी कार्यरत है और महिला एवं बाल विकास विभाग के वर्तमान में जो संचालक हैं, ठीक है,
उस संचालक का नाम भी आपको पता होना चाहिए, श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा वर्तमान में इसकी क्या है, संचालक है, श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा। तो यहां पर आप बताएंगे कि महिला एवं बाल विकास विभाग के बारे में जब आप स्टडी करते हैं तो महिला एवं बाल विकास विभाग का अल्टीमेटली उद्देश्य या लक्ष्य या हम गोल कहेंगे वो यही है कि महिलाओं एवं बच्चों का क्या करना है, समग्र विकास करना है। महिलाओं में सुपोषण को लाना है, महिलाओं में अच्छा स्वास्थ्य को लाना है, महिलाओं के जितने भी अधिकार हैं उनको उनके प्रति जागरूक करना है, बाल विवाह को रोकना है, दहेज प्रथा को रोकना है, महिला उत्पीड़न को रोकना है, महिला कार्यस्थल पे जो उत्पीड़न होता है उसको रोकना है। तो महिलाओं के होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच के भावना से ये महिला आयोग जो होता है या हम कहेंगे महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय जो है वो क्या करता है, कार्य करता है। इसी प्रकार से बच्चों के लिए एक जो शिक्षा की आवश्यकता है, बच्चों में जो कुपोषण की समस्या है उसको दूर करना, उनको बेहतर स्वास्थ्य देना और बच्चों को एक प्रारंभिक स्तर पर एक सामाजिक पहलू के तौर पर ट्रीट करना। जैसे दो बातों को ध्यान रखिएगा, जैसे जब शिक्षा की बात करते हैं आप तो शिक्षा एजुकेशन जो है वो एजुकेटिव वर्ड से बना है और एजुकेटिव वर्ड का बेसिकली मीनिंग होता है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, यानी आंतरिक ज्ञान को बाह्य अवस्था प्रदान करना। यानी आप जिस नैतिकता का, जिस विषय वस्तु का आप ज्ञान रखते हैं, जब तक आप उसको समाज के साथ आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तौर पर यानी आपसी समझ के तौर पर या म्यूचुअल कोऑपरेशन के तौर पर, आपसी समन्वय के तौर पर उपयोग न कर पाए तो वो शिक्षा नहीं है। तो जैसे आप देखेंगे आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चे जो अनौपचारिक शिक्षा के लिए जाते हैं, यानी वहां पे जो इनफॉर्मल एजुकेशन चलता है बच्चों का, जिसमें गाना गाना, गीत गाना, ठीक है, अल्फाबेट भी कुछ पढ़ाए जाते हैं। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से जो चीजें संचालित होती हैं वहां बच्चा क्या होता है कि वो अपने आप को अन्य बच्चों के साथ एक सामंजस्य के तौर पर एक कोऑर्डिनेटिंग टूल के माध्यम के तौर पर वो क्या करता है, ट्रीट करता है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में ये पद पर क्या है, ये सब पदस्थ है। इसके साथ ही साथ दो पॉइंट आपके सिलेबस पे सीधे जुड़े हुए हैं महिला एवं बाल विकास के माध्यम से, और वो दो पॉइंट ये हैं जिसको आप कहेंगे यहां पर, एक तो है उद्देश्य और दूसरा पॉइंट आप देखेंगे यहां पर दिया हुआ है आपका दायित्व। तो महिला एवं बाल विकास विभाग का उद्देश्य क्या है और दूसरा पॉइंट महिला एवं बाल विकास विभाग का दायित्व क्या है। ठीक है, तो जब उद्देश्य की बात करते हैं तो आप यहां पर बेसिकली बताएंगे कि इनके उद्देश्य को अलग अलग श्रेणियों में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे इनके उद्देश्य को कैसे हम अलग अलग श्रेणियों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला श्रेणी आता है जिसमें हम रखते हैं बच्चों को। पहला श्रेणी जो आ रहा है वो क्या रखा जा रहा है, उसमें बच्चे। तो जब बच्चों के विषय में आप बात करते हैं तो यहां पर बात किया जाता है 0 से 6 वर्ष। मुख्यतः आंगनबाड़ी का बात करूं यदि मैं या महिला बाल विकास विभाग की बात करता हूं तो जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं उस 0 से 6 वर्ष के बच्चों में कुछ खास दायित्व मतलब उद्देश्य रखा गया है। जैसे पहला उद्देश्य है जिसमें हम कहते हैं उनको पोषण प्रदान करना है, यानी न्यूट्रिशन, उनको प्रॉपर एक भोजन मिलना चाहिए। दूसरा है यहां पर शिक्षा, और तीसरी बात यहां पर जो किया गया है वो है चिकित्सा या इसी को कहेंगे हम यहां पर स्वास्थ्य। तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को एक बेहतर पोषण देना, एक बेहतर उनको स्वास्थ्य देना और बेहतर उनको क्या देना, चिकित्सा देना, ये मुख्यतः क्या है, इसका उद्देश्य है। और जब आप यहां पर शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा का संबंध यहां पर जो आंगनबाड़ी के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो आंगनबाड़ी जो आप जाएंगे कार्य करने के लिए महिला पर्यवेक्षक के तौर पर, और महिला पर्यवेक्षक का काम है आंगनबाड़ी के क्रियाकलापों पर निगरानी रखना। तो जब आंगनबाड़ी के स्तर पर जाएंगे तो वहां पर यह शिक्षा कैसी आती है, अनौपचारिक शिक्षा आती है। अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल एजुकेशन आता है। इनफॉर्मल एजुकेशन मतलब जिसमें किसी प्रकार की आप कहेंगे जैसे 6वीं 7वीं पहली दूसरी इस प्रकार की कक्षाएं नहीं आयोजित की जाती, उस पर एक ऐसी कक्षा आयोजित होती है जिसमें बच्चा जो होता है वो अन्य बच्चों के साथ सामंजस्य बना पाता है, कहानी सुनता है, गीत गाता है और
वो खेल कूद में मनोरंजन के माध्यम से अलग अलग सामग्रियों का उपयोग करके वो चीजों को आसानी से समझ पाता है, या मैं कहूंगा वो अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को इनिशियल स्तर पर वो विकसित कर पाता है। तो यहां पर बच्चों को लेकर जो अवधारणा दी गई है वो तीन मुख्यतः है, पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य। ठीक है, जब आप दूसरे स्तर पर जाते हैं तो इसमें महिला की बात आती है, और महिला को लेकर यहां पर दो परिस्थितियां दी गई हैं। पहला एक तो दिया गया है किशोरियां। पहली जो अवस्था आपको देखने के लिए मिलता है वो क्या मिलता है, आपको मिलेगा किशोरियों के लिए। तो जो किशोरियां हैं, किशोरियां कहने का अर्थ ये है कि जिनका एज अथवा आयु जो है वो आपका 14 से 18 वर्ष का हो, ऐसी महिलाएं या ऐसी बच्चियां जिनकी आयु 14 से लेकर 18 वर्ष है उन्हें किशोरियां कहा जाता है। तो यहां पर किशोरियों के लिए क्या किया गया है, समग्र विकास की अवधारणा रखी गई है, यानी इनको अलग अलग जो योजना आती है उस योजना के माध्यम से, ठीक है, जो योजनाएं आती हैं उन योजना के माध्यम से उनको विकास करना, किशोरियों को लेकर एक स्वास्थ्य से संबंधित उनको बीच बीच में सलाह देना। ठीक है, तो उसमें समग्र विकास की अवधारणा को लेकर ये कार्य करता है। महिला को ये अगेन दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ध्यान दीजिएगा महिला को ले। ठीक है, यहां पर जब महिला में एक आता है जिसे आप कहते हैं कि गर्भवती महिला। ठीक है, एक है आपका गर्भवती महिला। तो गर्भवती महिला की जब हम बात करते हैं तो गर्भवती महिला के लिए इसका एक अलग उद्देश्य चलता है। जैसे मान लीजिए गर्भवती महिला का उनको ध्यान देना, समय समय पर उनको समीप के स्वास्थ्य केंद्रों में ले जाकर टीका लगवाना, उनको ट्रीटमेंट करना। जैसे आप जैसे ही जानते होंगे कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको टिटनेस का टीका लगता है, अलग अलग टीका लगता है। तो वो टीका उनको लगवाना, उनको प्रॉपर हेल्थ से संबंधित जो मेडिसिन है, जो हेल्थ टेकिंग केयर पॉइंट बनता है, उसको ध्यान रखना। और दूसरा ये आता है जिनको हम धात्री महिलाएं कहते हैं। धात्री मतलब हम ये कहेंगे कि ऐसी माताएं, ठीक है, ऐसी माताएं या महिलाएं शामिल हैं जिनके मतलब हम कहेंगे जिनके पास क्या हो, शिशु हो। और सामान्यतः ऐसे शिशु वाली माताएं शामिल की जाती हैं जो कि अपने बच्चे की जो स्थिति है वो स्तनपान की स्थिति है, यानी नॉर्मली 3 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं वहां पर ये कंसिडर किए जाते हैं। तो इनको लेकर इनका उद्देश्य जो है वो क्या बताएंगे। पहला पॉइंट, इनके उद्देश्य में उद्देश्य और दायित्व को डिफरेंशिएट करना है आपको। तो उद्देश्य के अंतर्गत आपने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग का उद्देश्य है कि बच्चों में पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य के माध्यम से उनको क्या करना है, उनको विकसित करना है। दूसरा, महिलाओं में आपने कहा किशोरियां जो कि 14 से 18 वर्ष की हैं, और जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो अपने बच्चों को स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, उनको क्या करना है, उनके लिए इन दोनों की श्रेणियों में दो चीजें खास यहां पर मेंशन की गई हैं। एक है सुपोषण, यानी इनको प्रॉपर पोषण मिलता रहे, ठीक है, और दूसरा जो यहां पर पॉइंट जुड़ता है वो जुड़ता है इनको स्वास्थ्य, यानी इनका स्वास्थ्य बेहतर हो। और तीसरा यहां पर मुख्य पॉइंट जुड़ता है वो होता है योजना। जैसे कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ में सुनते होंगे आप कि एक्चुअल में कौशल्या माता का जन्म स्थल हमारा छत्तीसगढ़ चंद्रखुरी है। तो यहां को लेकर कौशल्या माता मातृत्व योजना चलता है। तो ऐसी योजनाओं के माध्यम से इन सबको एक बेहतर से बेहतर क्या किया जाए, विकास का कार्य किया जाए। ठीक है, तो ये इनका क्या किया गया है, ये आधार रखा गया है। जब आप दायित्व की बात करते हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग का दायित्व क्या है, तो आप बताएंगे इनके दायित्व को फिर अगेन हम दो पार्ट में डिवाइड करके समझ सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट आप बताएंगे कि महिला के लिए क्या दायित्व है, और दूसरा पॉइंट आप बताएंगे कि बालक अथवा यहां पर बालक बालिका, ठीक है, दो चीजें होती हैं, बालक बालिका। तो बेटर मैं बालक न लिखकर यहां पर केवल ये लिखता हूं कि बाल अथवा इसी को हम क्या लिखेंगे, बच्चों के लिए क्या इनका दायित्व है। ठीक है, जब हम महिला के दायित्व की बात करते हैं तो आप बताएंगे कि मुख्यतः जब महिला के पर्सपेक्टिव आप जाते हैं तो महिला को आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य एवं पोषण को सुधारना, यानी महिलाओं में क्या करना है, तो आप बताएंगे महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक, पोषण और स्वास्थ्य में
सुधार लाना। यानी भारत, समूचे भारत में मान लीजिए महिलाओं की स्थिति, यदि उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है और पोषण की मुख्यतः स्थिति देखा जाए तो उनको प्रॉपर पोषण नहीं मिल पा रहा है, उनको प्रॉपर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो उनको लेकर क्या करना है, उनमें सुधार लाना है, पहला पॉइंट। दूसरा, महिला अधिकार, महिलाओं के जो अधिकार हैं वो महिला अधिकार को हम कहेंगे संरक्षित करना। महिला अधिकार संरक्षण, महिला अधिकार संरक्षण यानी महिलाओं को जो जो अधिकार सरकार के द्वारा कानून के माध्यम से, ये दो बातें इसमें कह सकते हैं आप महिला अधिकार में। पहला चीज जो कानून के माध्यम से मिल रहा है, जो अभी मैंने सिलेबस में आपसे चर्चा किया था ऊपर में, कि महिलाओं में आप देखेंगे तो बाल विवाह को लेकर कानून बना हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे तो दहेज का कानून बना हुआ है, कार्यस्थल पे उत्पीड़न से संबंधित कानून बने हुए हैं। तो इन सब कानून के माध्यम से महिला के अधिकारों को सुरक्षित करना। और दूसरा होता है योजना के माध्यम से, योजना के माध्यम से इनको क्या पहुंचाना है, लाभ पहुंचाना है। तो महिलाओं को योजना के माध्यम से लाभ पहुंचाना, उनके कानून के माध्यम से महिला अधिकार को संरक्षित करना, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक पोषण स्वास्थ्य में सुधार लाना, साथ ही साथ कह सकते हैं आप महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट आप कह सकते हैं जब महिलाओं के साथ ये सभी चीजें होंगी तो महिला क्या होंगी, सशक्त होंगी। तो बेसिकली इसके अंतर्गत रखा गया है महिला सशक्तिकरण, यानी महिला को क्या करना है, सशक्त करना है। इसलिए क्या है, महिला सशक्तिकरण को, ठीक है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। तो महिला सशक्तिकरण को इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। ये इसके अंतर्गत क्या है, एक मूल उद्देश्य या मूल हम कह सकते हैं पॉइंट है, ठीक है। यदि मैं बच्चों के माध्यम से बात करता हूं तो आप बच्चों के लिए बता सकते हैं कि महिला एवं बाल विकास विभाग बच्चों के लिए क्या करने का प्रयास करता है। तो बच्चों में आप देखेंगे सबसे पहला आप बताएंगे इनके शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सामाजिक मैं अपने मन से जोड़ रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। मतलब बच्चा जो होता है आंगनबाड़ी में जाने के बाद जो अन्य बच्चों से घुलता मिलता है वही उसका प्रारंभिक समाज है। मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान कहता है कि बच्चों का जो विकास होता है वो प्रारंभिक चरण में जो अन्य बच्चों के साथ मिलकर वो खेल कूद करते हैं या उनके साथ एक टीम वर्क को सीखते हैं या उनके साथ जो एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा करते हैं वही उनका एक समाज है, वही उनका एक सामाजिक विकास है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और हम कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य और पोषण, स्वास्थ्य और पोषण को लेकर जो एक सामान्यतः देखने के लिए हमको मिलता है, यानी इसका क्या करना है, विकास करना। यदि आपको ये सामाजिक वर्ड डाउट जा रहा है तो आप इसको हटा सकते हैं। मेरा यहाँ पर सामाजिक का संदर्भ केवल और केवल इसी से है कि बच्चा जो होता है वो उसकी अनौपचारिक शिक्षा से है। किससे है, अनौपचारिक शिक्षा से है। अनौपचारिक शिक्षा जो इसे आंगनबाड़ी में दिया जाता है, जिसके माध्यम से बच्चा आपसी बच्चों के साथ या दूसरे बच्चों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन की भावना को समझ पाता है और समन्वय के आधार पर यानी आपसी समझ के आधार पर वो तालमेल बैठाकर कार्य करने का प्रयास करता है, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं चाहे वो महिला हो चाहे वो बाल हो, दोनों के लिए एक संवैधानिक संरक्षण। संवैधानिक संरक्षण का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए बच्चों को एक निश्चित आयु तक संविधान कहता है कि उनको शिक्षा का अधिकार है, तो बाल यहां पर महिला एवं बाल विकास विभाग उसका संरक्षण करेगा। यानी संविधान में महिला एवं बाल विकास से संबंधित जो भी प्रावधान दिए गए हैं उन सभी प्रावधानों को लेकर यह कार्य करेगा। या अल्टीमेटली इनके दायित्व को अगर मैं कहूं तो इनका दायित्व है महिला एवं बच्चों का क्या करना है, सर्वांगीण विकास करना है। यानी इसमें सर्वांगीण विकास की अवधारणा को जोड़ा गया है, यानी होलिस्टिक यहां पर डेवलपमेंट का एक अप्रोच महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत रखा गया है। तो ये आपके इसको जानना, ये बहुत थ्योरेटिकल पार्ट है, यानी इसमें कोई फैक्ट नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजों को जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे, आंगनबाड़ी, महिला पर्यवेक्षक, इन सबको और आगे चलकर जो निगरानी, ये सब टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो इसके और भी बहुत सारे आयाम आपके माइंड में आते जाएंगे, ठीक है।
चलिए हम नेक्स्ट स्कीम की ओर बढ़ते हैं, जिसको मैंने यहां पर चर्चा किया हुआ था आपसे, वो है आपका सक्षम आंगनबाड़ी। सक्षम आंगनबाड़ी, ठीक है। सक्षम आंगनबाड़ी या इसी को हम कहेंगे, इसी में जुड़ा हुआ है आपका पोषण 2.0, ठीक है। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 अभियान, ठीक है। तो महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जो एक आंगनबाड़ी के सहयोग से जो एक बहुत बड़ा विकासात्मक आधार माना जाता है, वो माना जाता है आपका सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, ठीक है। तो कुछ बेसिक बातों को सबसे पहले जानते हैं। एक्चुअल में देखिए, इसका बात यदि मैं कहूंगा प्रारंभ, ठीक है, तो आप बताएंगे इसको वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रारंभ किया गया है, यानी यह फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रारंभ किया गया है इसका, ठीक है। और दूसरी बात, जब इसके अवधि की आप करते हैं, यानी ये कब से कब तक रहेगा, तो इसकी अवधि को लेकर एक डिफाइन किया गया है कि ये 2021-22 वित्तीय वर्ष से लेकर आपका 2025-26 वित्तीय वर्ष तक रहेगा। और आपको पता होगा कि 2022-23 से 25-26 तक जो है 15वां वित्त आयोग का ड्यूरेशन है, यानी यह बेसिकली 15वां वित्त आयोग के मध्य ये लागू रहने वाला है। यानी आज के समय में आप बताएंगे जो महिला एवं बच्चों का एक सर्वांगीण विकास की विचारधारा, जिसको आंगनबाड़ी के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, उसके अंतर्गत जो सबसे बड़ी योजना अभी चल रही है वो है एक्चुअल में सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो ये चीजें आप पहले से ही समझ गए हैं कि इसका उद्देश्य और दायित्व ये सब चीजें होंगी, यानी महिलाओं और बच्चों का क्या करना है, विकास करना है, ठीक है। यदि मैं यहां पर बात करना चाहूं तो आपसे कह सकता हूं कि पहले ये योजना दूसरे नाम से चलाई जाती थी, जिसको कहा जाता था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ICDS। ICDS का यहां पर पूरा नाम है, इसको कहेंगे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। तो जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है, जिसको यहां पर एकीकृत अथवा समन्वीकृत, यहां पर आप लिखते हैं एकीकृत अथवा समन्वित कृत, ठीक है। एकीकृत अथवा हम क्या कहेंगे इसे, समन्वीकृत, यानी इंटीग्रेटेड, ठीक है, बाल विकास सेवा, ठीक है। इस सेवा का नाम बदलकर ही रखा गया है सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। इसमें बेसिकली प्रधानमंत्री पोषण योजना चलती थी, उस प्रधानमंत्री पोषण योजना को भी इसमें मर्ज करके यहां पर क्या रख दिया गया, इसको यहां पर रख दिया गया है सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। जब आप विचार करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि जो पोषण अभियान, ठीक है, और ICDS था, और एक योजना इसके अंतर्गत और था जिसको हम कहेंगे पोषण अभियान यानी न्यूट्रिशन कैंपेन। और ये न्यूट्रिशन कैंपेन पहले प्रधानमंत्री पोषण अभियान या प्रधानमंत्री पोषण योजना के द्वारा ये संचालित था। तो इन दोनों को मर्ज करके बनाया गया है ये योजना, जिसमें विशेषता यदि मैं आपसे बात करूंगा तो सबसे बड़ा इसका जो सेगमेंट था वो था ICDS। और ICDS का मतलब यहां पर है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस आंगनबाड़ी के माध्यम से क्या होता था, संचालित होता था। सबसे पहले मैं इसमें आपको कुछ मूलभूत बातें आपसे चर्चा करूं तो जो ICDS जो सर्विस है, जिसको हम कह रहे हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इस सर्विस को गांधी जयंती यानी आप बात करेंगे 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ किया गया था। यानी ये जो योजना प्रारंभ किया गया है, जिसको मैं बोल रहा हूं ICDS का प्रारंभ किया गया है 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ किया गया है। तो 2 अक्टूबर 1975 से लेकर ये 2021 तक ये योजना
इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर रख दिया गया है सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। और खास बात यह रहा कि इसी योजना के माध्यम से आंगनबाड़ी का कॉन्सेप्ट लाया गया, यानी आंगनबाड़ी को प्रारंभ करने का जो एक विचार लाया गया है, वो आंगनबाड़ी की शुरुआत, या आप बताएंगे आंगनबाड़ी को प्रारंभ करने की जो विचार रखा गया वो किस योजना के अधीन रखा गया है, तो वो रखा गया है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के द्वारा रखा गया है। और आप बताएंगे इसी के द्वारा भारत में लगभग, अगर मैं बात करता हूं तो भारत के कुल 33 विकास खंड में, यानी जब ये आया ये योजना, तो 33 विकास खंड में, मैं आपको इसमें परिचय दे रहा हूं आपको केवल और केवल आईसीडीएस का, यानी आईसीडीएस यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस का। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ हुआ, और ये प्रारंभ के समय में कुल 33 विकास खंड से प्रारंभ हुआ, और 33 विकास खंड के में 4891 आंगनबाड़ी का प्रारंभ किया गया। यानी इसके अंतर्गत कितनी आंगनबाड़ी प्रारंभ हुई थी भारत में, तो आप याद रखिएगा 4891। तो उस समय 4891 आंगनबाड़ी को प्रारंभ किया गया, जो कि वर्तमान में भारत में लगभग 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र कार्य करते हैं। ठीक है, लेकिन उस समय जब प्रारंभ, वर्तमान में ये कितना है तो आप क्या बताएंगे, लगभग हम बात करेंगे तो भारत में 14 लाख प्लस आंगनबाड़ी के आसपास अभी वर्किंग में है। और भारत के लगभग, अगर बात करूंगा तो भारत के लगभग सभी विकास खंड में ये लागू हो चुका है। यानी आप आंगनबाड़ी देखेंगे तो ये लगभग, अगर मैं बात करूं तो कहां पर है, ये सभी विकास खंड के अंतर्गत ये आंगनबाड़ी कार्य कर रहे हैं। तो आईसीडीएस एक बड़ा वृहद अवधारणा है। तो आईसीडीएस को एक अलग टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें 6 प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं। वो 6 सेवाएं क्या हैं, उनमें क्या क्या प्रावधान है, कैसे लाभार्थियों का चयन किया जाता है, कैसे महिला पर्यवेक्षक की उसमें भूमिका क्या होती है, या महिला पर्यवेक्षक जो होते हैं वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ कैसे करते हैं, मिनी आंगनबाड़ी क्या होता है, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो होते हैं उनके दायित्व क्या हैं, इन सब को लेकर जो है क्लास में हम इसका डिस्कशन बनाएंगे। तो अभी मैं एक परिचय के तौर पर आपको सामान्य विवरण और सामान्य जानकारी से आपको जोड़ रहा हूं। ठीक है, जब आप इसमें बात करते हैं कि यहां पर सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 जो है, इसका उद्देश्य क्या है, यानी हम बात करें कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जब इसके उद्देश्य को लेकर आप विचार करेंगे तो सबसे पहली बात इसमें ये जोड़ा गया है मानव पूंजी का सृजन। जैसे इसके उद्देश्य में मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं यहां पर, मानव पूंजी का सृजन। पहला उद्देश्य है मानव पूंजी का सृजन, यानी हम कहेंगे क्रिएशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, इसका मतलब क्या निकल रहा है, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। जैसे आप अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं कि वो अर्थव्यवस्था का एक साधारण पहलू होता है कि कोई धन अथवा मनी जब किसी जगह पर इन्वेस्ट कर दी जाए, यानी जो इन्वेस्टेड मनी होता है उसी को ही हम कहते हैं कैपिटल। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, यहां पर मानव पूंजी कहने का अर्थ ये निकलता है कि जैसे मान लीजिए 2 वर्गों में हम विकास करना चाह रहे हैं। एक तो हमारा भाग आ रहा है जिसको हम कह रहे हैं कि बच्चा या जो बच्चे हैं, ठीक है, जो चाइल्ड है। एक तो इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट का बात रखा गया है, और दूसरा क्या रखा गया है, महिला रखा गया है। तो आप चाहे आप यहां पर वुमेन रख लीजिए या चाहे चाइल्ड रख लीजिए। ठीक है, अब आप सोच कर देखिए, यदि किसी भी बच्चे में आप इन 3 चीजों को करते हैं, इन 3 चीजों को कर रहे हैं, यानी क्या क्या कर रहे हैं, जब आप उनको एक बेहतर स्वास्थ्य मुहैया कराएं, ठीक है, जब आप बच्चों को एक बेहतर शिक्षा से जोड़ें, और जब बच्चों को आप क्या करें, यहां पर एक सुपोषण से जोड़ें। तो जब बेहतर शिक्षा का मतलब आंगनबाड़ी के माध्यम से अगर बात करूंगा तो वो तो अनौपचारिक शिक्षा होती है। ठीक है, तो जब स्वास्थ्य शिक्षा और सुपोषण जैसी मूलभूत आवश्यकताएं जब जुड़ेंगी तो कहीं ना कहीं सरकार इनके लिए क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये इनका विकास हो रहा है, और विकसित मानव ही हम क्या कहेंगे, मानव पूंजी है। यहां पर कोई मानव तब तक काम का नहीं है जब तक वो विकास को प्राप्त न कर ले।
तो जो विकास को प्राप्त कर चुका मानव होगा, उसी विकास को प्राप्त किए हुए मानव को ही यहां पर हम क्या कह रहे हैं, मानव पूंजी के नाम से हम यहां पर प्रोनाउंस कर रहे हैं। यानी यहां पर उनकी समस्याओं का समाधान को लेकर बात कहा गया है कि जब महिला के पर्सपेक्टिव बात करेंगे तो क्या बात की जा रही है, पहला महिला के अधिकार को उनको दिलाया जाए, ठीक है, यानी उनकी जो हम कहेंगे जो उनके राइट्स हैं उसको लेकर ये अधिकार कानून के माध्यम से मिल रहा है। आप बताएंगे इनके लिए जो योजनाएं आई हैं उन योजनाओं के माध्यम से उनको क्या किया जाए, विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं महिलाओं में भी क्या बात किया गया, यहाँ पर एक सुपोषण की बात की गई। आप लोग सुनते होंगे एनीमिया, ठीक है, एनीमिया की स्थिति। इसके अलावा महिलाओं में मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, इन सब परिस्थितियों में कंट्रोल कर पाना, और साथ ही साथ इन्हीं के कंट्रोल को हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पर स्वास्थ्य के नाम से जानेंगे। तो महिलाओं में और बच्चों में जब इन सब चीजों को दे दिया जाएगा तो बेसिकली वो बच्चा और महिला मानव न होकर क्या हो जाएंगे, मानव पूंजी हो जाएंगे, क्योंकि अब थोड़े बहुत वो विकास को क्या कर चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं। यानी महिलाओं और बच्चों में दूर दूर तक किसी प्रकार की समस्या न दिखे, ये महिला एवं बाल विकास का उद्देश्य है। और सक्षम आंगनबाड़ी के माध्यम से इन सब कार्यों को किया जा रहा है। सक्षम आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों को स्वास्थ्य, शिक्षा और सुपोषण दिया जा रहा है। सक्षम आंगनबाड़ी के माध्यम से यहाँ पर महिला के अधिकार को थोड़ा सा हम अलग भी कर दे तो कई बार आंगनबाड़ी के माध्यम से महिलाओं को एक कैंपेन के माध्यम से उनको अधिकार बताया जाता है कि ये आपका अधिकार है, ये कानून के माध्यम से आप ये कर सकते हैं। योजनाओं के माध्यम से सुपोषण और स्वास्थ्य को लेकर कार्य किया जाना, ये एक पहली है। दूसरी बात आप कहेंगे, दूसरा जो इसका उद्देश्य होता है वो होता है स्थायी विकास। तो ये सब जो देख रहे हैं आप, ये सब मतलब महिलाओं और बच्चों का एक परमानेंट डेवलपमेंट चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्या करें, कुछ समय के लिए उनका स्वास्थ्य सही कर दें। बच्चा 0 से 6 वर्ष तक आंगनबाड़ी से जुड़ा है, मतलब आंगनबाड़ी से जुड़ा हुआ बच्चा कितनी अवधि के लिए होता है, आंगनबाड़ी से जुड़ा हुआ बच्चा 0 to 6 ईयर तक का होता है, ठीक है। तो 0 to 6 ईयर तक आपने उसको डेवलप किया, आगे वो कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी बात न करके इसमें क्या कहा गया है, स्थायी विकास। स्थायी विकास का अर्थ क्या होता है कि जब तक आप जागरूकता नहीं लाएंगे, जागरूकता का अर्थ ये होता है अवेयरनेस। जब तक आप अवेयरनेस नहीं लाएंगे तब तक विकास नहीं हो सकता। यानी फाइनली ये चाइल्ड और वुमेन डेवलपमेंट को लेकर क्या करता है, अवेयरनेस लाने का प्रयास करता है। ये योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, महिलाओं को उनके अधिकार के प्रति अवेयर कराना, बच्चों के परिवार को बच्चों की परिस्थितियों के हिसाब से उनको क्या करना, अवेयर कराना और विकास को लेकर उनसे कार्य कराना, ठीक है। इसके अलावा आप कहेंगे कि पोषण सुधार करना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आंगनबाड़ी के माध्यम से, कि जो ऐसी महिला जो गर्भवती हो या अथवा ऐसे बच्चे जो 0 से 6 वर्ष में हैं और आंगनबाड़ी से जुड़े हुए हैं, तो वो आंगनबाड़ी के माध्यम से क्या हो, वो कभी भी मुख्यतः अगर देखें तो कभी कुपोषण के शिकार न हो, वो हमेशा कैसे रहें, वो सुपोषण के तरह कार्य करें, ठीक है। इसके अलावा ये आप बताएंगे कि जो परिक्षेत्र होता है, परिक्षेत्र मतलब एक आंगनबाड़ी बनाने के बाद आसपास के एरिया को लोकेट करके बताया जाता है कि ये आंगनबाड़ी इतने क्षेत्र के लिए होगा, तो वो कहलाता है आंगनबाड़ी परिक्षेत्र। तो आंगनबाड़ी परिक्षेत्र में मुख्यतः वहां पर स्थित दोनों की बात कर रहा हूं, एक बात कर रहा हूं महिला, और मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो किशोरियां हैं जो 14 से 18 वर्ष की हैं, महिलाओं में 2, एक गर्भवती और दूसरा धात्री महिलाएं, इन सभी को लेकर, और जो वहां पर बच्चे हैं इनकी स्थितियों को लेकर, किसको लेकर मैं बात कर रहा हूं, स्थिति, तो इनकी जो पोजीशन स्थिति है इसको लेकर ये क्या करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं। और ये परियोजना अधिकारी या परिक्षेत्र अधिकारी जो ऑफिसर्स होते हैं उस रेंज मतलब एक ऑफिसर नियुक्त है परियोजना अधिकारी और प्रोजेक्ट ऑफिसर, और परियोजना अधिकारी के अधीन जो होते हैं महिला पर्यवेक्षक के अधीन जो होते हैं वो होता है आंगनबाड़ी, और आंगनबाड़ी में कार्य करने वाले जो हैं वो है महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। जो अभी हाल ही में आप सुनते ना कि बजट में उनके
वेतन मानदेय को 10,000 रुपए मुख्यमंत्री साहब ने कर दिया। तो ये जो परिस्थितियां होती हैं वो अपने क्षेत्र का रिपोर्ट बनाकर ऊपर पहुंचाती हैं, जिससे उस क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों का एक मुआयना हो पाता है, एक जानकारी मिल पाती है कि उस क्षेत्र विशेष में महिलाओं की और बच्चों की स्थिति क्या है। ठीक है, तो ये इनका क्या करना है, ये मुख्यतः इसी पर ये कार्य करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आपका पोषण हो गया, और मैंने यहाँ पर जो मूलभूत बातें रखी हुई हैं कि इसका मूलभूत जो आवश्यकता या मानदेय है या बात है वो ये है कि शिक्षा का, ठीक है, बच्चों में अनौपचारिक शिक्षा। दूसरा मैं बात कहूंगा तो यहाँ पर मुख्यतः आप जब बात करते हैं तो बच्चों में सुपोषण और बच्चों में स्वास्थ्य, इनको लेकर काम एक बेहतर स्तर पर किया जाए। ठीक है, चलिए इसके पश्चात उद्देश्य के बाद हमारे पास 2 पॉइंट और आते हैं। एक बनता है हमारे सिलेबस के हिसाब से, एक है आपका दृष्टिकोण। दृष्टिकोण यानी आप बताएंगे विजन। ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट बनता है जिसे हम कहते हैं घटक। घटक यानी आप बताएंगे यहां पर फैक्टर्स। तो क्या क्या इसके फैक्टर्स हैं और क्या क्या इसके विजन है, इन दोनों पहलुओं को लेकर हम विचार करते हैं। ठीक है, तो जब आप विजन में जाते हैं तो विजन के अंतर्गत यह देखा जाता है कि किसको किसको यहां पर क्या क्या लाभ देने की बात कही जाए। ठीक है, तो विजन क्या क्या है, देखिए सबसे पहला पॉइंट, विजन से पहले आवश्यकता यह होगा कि आप इसके मतलब फैक्टर को समझें, इसके घटक को समझें। तो आप बताएंगे इसके जो घटक हैं वो मुख्यतः इसके घटक को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। मतलब मुख्यतः इसके 4 मतलब घटक है। मुख्यतः कितने घटक है यहाँ पे? 4। तो जब 4 घटक की बात की जाती है तो पहले घटक में 2 चीजें शामिल है, ध्यान दीजिएगा। पहले घटक में 2 चीजें, मतलब आप पहला बताएंगे कि जितने भी आकांक्षी जिला हैं, आपको पता होगा कि जितने भी आकांक्षी जिला मतलब एसटी बाहुल्य क्षेत्र, मतलब जो वहां पे बहुत ज्यादा क्या है, पिछड़ापन है। आपको पता होगा कि हम देखेंगे आगे चलकर कि छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, इनके अंतर्गत बहुत ज्यादा क्या है, पिछड़ापन है। और पिछड़ापन का कारण क्या है? जनजातियां, जनजाति जो होती है उनकी जो कल्चर है, उनका जो रहन सहन है। कल्चर कभी पिछड़ापन का कारण नहीं हो सकता, कारण उनका रहन सहन है, यानी भौगोलिक सीमा से एक उनका पृथक रहवास है, सामान्य लोगों से थोड़ा दूर है, बिहड़ जंगलों में रह रहे हैं, तो वो सामान्य स्वास्थ्य से, सामान्य चिकित्सा से वंचित हो जाते हैं। तो जो आकांक्षी जिला है, और आकांक्षी जिला के साथ साथ भारत का जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, यानी हम कहेंगे उत्तर पूर्वी राज्य, ठीक है, इन दोनों की अगर मैं बात करूंगा तो इन दोनों में 3 बातों को याद रखना है आपको। सबसे पहला, इन दोनों के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो क्या क्या याद रखना है इसके अंतर्गत? देखिए सबसे पहला, किसकी बात कर रहा हूं आप ध्यान दीजिएगा। पहला, आकांक्षी जिला और जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं, यहां पर शामिल किया गया है, आप बताएंगे 0 से 6 वर्ष के बच्चे। तो जितने भी 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं वो इसके अंतर्गत क्या होंगे? शामिल होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, आप बताएंगे इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं बेसिकली यहां पर गर्भवती महिलाएं, गर्भवती महिला, ठीक है। और इसके साथ साथ तीसरे नंबर पर आप यहां पर रखेंगे कि शिशुवती माताएं, यानी इन्हीं को हम कह सकते हैं धात्री महिलाएं। धात्री महिलाएं का अर्थ ये होती हैं ऐसी महिलाएं जिनके पास क्या हो, शिशु हो। और नॉर्मली आप याद रखिएगा, इसमें ऐसी महिलाओं को रखा जाता है जो अपने शिशु को स्तनपान कराने की स्थिति में हो, यानी ऐसा मतलब कहा जाता है कि स्तनपान कराने वाली, अपने शिशु को स्तनपान कराने वाली माताएं। तो ऐसे इनको लेकर रखा गया है किसमें? पहले वाले भाग में। ये पहले वाले भाग का ये फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं। इसी के अंतर्गत जो दूसरा आपका स्टेप आता है इसी में, पहले वाले भाग में, वो दूसरे स्टेप के अंतर्गत आप बताएंगे जो 14 से 18 वर्ष की, 14 से 18 वर्ष, और 14 से 18 वर्ष की आयु जो होती है वो किसकी होती है? किशोरियों की। यानी जो किशोरियां होती हैं जिनकी आयु कितनी है? 14 से 18 वर्ष। तो 14 से 18 वर्ष की जो किशोरियां हैं, ठीक है, अथवा जो
आकांक्षी जिले हैं और उनके साथ साथ भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं। ठीक है, उन तीनों में, इन दोनों में 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, इन सभी में मुख्यतः अगर बात किया जाए तो जोड़ा जाता है सुपोषण को। यानी इसमें किसको जोड़ा गया है? सुपोषण। ये एक पहला भाग है। यानी इनमें एक बेहतर से बेहतर इनको क्या किया जाएगा? इनको एक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि आगे चलकर हम देखेंगे कि ये भोजन नाश्ता के तौर पर अलग रेडी टू ईट छत्तीसगढ़ में चल रहा है। ठीक है, तो रेडी टू ईट जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है और उसको अलग से हम यहाँ पे डील करेंगे। तो पहला काम तो ये है। दूसरा काम यहाँ पर एक बच्चों के लिए स्पेसिफाई किया गया है। दूसरा जो वर्क है वो किसके लिए स्पेसिफाई किया गया है? बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए जो स्पेसिफाई किया गया है ये आपका है दूसरा। तो बच्चों के लिए जो अलग से किया गया है, इसमें 2 चरणों में बांटा गया है। पहला, ऐसे बच्चे जिनकी आयु 0 से 3 वर्ष हो। ठीक है, और ऐसे बच्चे जिनकी आयु 3 से लेकर 6 वर्ष हो। यानी आप बताएंगे बच्चों के लिए यहां पर 2 प्रोविजन देखने के लिए मिलते हैं। एक तो 0 से 3 वर्ष के बच्चे और दूसरा 3 से 6 वर्ष के बच्चे। तो जो 0 से 3 वर्ष के बच्चे हैं, इनके लिए प्रारंभिक देखरेख की व्यवस्था की बात की गई है। यानी यहां पर 0 से 3 के लिए क्या दिया गया है? प्रारंभिक देखभाल, प्रारंभिक देखभाल की बात की गई है। यानी इस इनिशियल हम कहेंगे केयर टेकिंग की बात की गई है। और दूसरा जो वर्ग आप देख रहे हैं 3 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष में बात किया गया है कि आंगनबाड़ी के द्वारा इन्हें अनौपचारिक शिक्षा दी जाएगी। अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा का अर्थ यहां पर यह निकलता है कि जो आंगनबाड़ी में जाकर बच्चे जो प्रारंभिक स्तर पर यहाँ पर गीत गाते हैं, कहानी सुनते हैं, खेल कूद में भाग लेते हैं, अलग अलग सामग्रियां जो बनी हुई रहती हैं या जिनको आंगनबाड़ी में अधिकार देकर बनाने को कहा जाता है, कुछ पैसे भी अलॉट होते हैं आंगनबाड़ी को उसके लिए, तो उनके माध्यम से वो स्वयं को क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। तो वैसी शिक्षा जो होती है वो क्या कहलाता है? इनफॉर्मल एजुकेशन, अथवा इसी को क्या कहेंगे? अनौपचारिक शिक्षा। जब इसके अंतर्गत तीसरे घटक की ओर आप बढ़ेंगे तो यहां पर एक घटक और जोड़ा गया है, वो ये जोड़ा गया है आंगनबाड़ी को सुदृढ़ करना। यानी आंगनबाड़ी जो होता है उस आंगनबाड़ी को क्या करना है? सुदृढ़ करना है। आंगनबाड़ी को सुदृढ़ करने का अर्थ क्या है? मतलब आप कहेंगे फॉर स्ट्रेंथनिंग द आंगनबाड़ी। तो आंगनबाड़ी को सुदृढ़ करने का अर्थ यहां पर यह होता है कि आंगनबाड़ी को सर्व सुविधा युक्त बनाना। सर्व सुविधा युक्त बनाना कहने का अर्थ यह है कि ऑल फैसिलिटीज उनको क्या करना? अवेलेबल कराना। जैसे आप बताएंगे इनको लेकर भवन अच्छा होना चाहिए, आप बताएंगे इनको लेकर जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं प्रॉपर इनको मिलनी चाहिए, आप बताएंगे इनके पास आधुनिकता होनी चाहिए। आधुनिकता मतलब पता चला कि आज की अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली कुछ और है, वो किसी और जमाने में जी रहे हैं, तो इनके अंदर जो है आधुनिकता होनी चाहिए। इनके अंदर भी तकनीकी का प्रोत्साहन होना चाहिए, यानी ये टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट करे, ज्यादा से ज्यादा मॉडर्नाइज रहे, इनके भवन प्रॉपर हो, इनको सभी प्रकार की फैसिलिटीज दी जाए। साथ ही साथ आप बताएंगे कि इनमें जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं आंगनबाड़ी में, उन व्यक्तियों को अलग से क्या किया जाए? उनका स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग चलाया जाए। तो तीसरा जो घटक है वो तीसरा घटक ये कहता है कि आंगनबाड़ी को लेकर अलग अलग स्तर पर क्या किया जाए? कार्य किया जाए। आंगनबाड़ी को लेकर उनमें स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम किया जाए, टेक्निकली इनको एक कैपेबल पर्सन बनाया जाए, आधुनिकता को अपनाया जाए, एक भवन अच्छी होनी चाहिए, सर्व सुविधा युक्त इनके पास चीजें होनी चाहिए। और चौथा और लास्ट देखिए, चौथा और लास्ट जो इसका घटक है वो घटक ये कहता है कि पोषण अभियान से जुड़ा हुआ है। यानी यहां पर तो वैसे बहुत सी चीजें हैं, लेकिन जो मुख्यतः हम डिवाइड करते हैं वो चौथा घटक आता है पोषण अभियान, यानी न्यूट्रिशन कैंपेन। तो न्यूट्रिशन कैंपेन के अंतर्गत ये जो आपको सीरीज दिख रही है ना, जिसमें हम कह रहे हैं गर्भवती महिलाएं अथवा धात्री महिलाएं, ऐसी महिलाएं जिनके पास शिशु हो। धात्री में भी 2 वर्गों में बांटा जाता है, जो ऐसी माताएं जो शिशु को स्तनपान करा रही हो, अथवा ऐसी माताएं जिनके शिशु थोड़े से बड़े हो गए, स्तनपान की स्थिति से बाहर है। ठीक है, इसके अलावा शिशुओं को देखा जाता है। तो इन सब में किसका फोकस किया जाता है? पोषण का, न्यूट्रिशन का, कि उनको बेहतर से बेहतर कैसे यहां पर
क्या किया जाए, पोषण दिया जा सके। और पोषण को लेकर हर एक राज्य एक अलग अलग योजना के माध्यम से, अलग अलग अभियान के माध्यम से कार्य करता है। ठीक है, जब दृष्टिकोण की बात करेंगे, ठीक है, तो दृष्टिकोण को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब आप दृष्टिकोण के पहलू पर जाते हैं तो आपको दृष्टिकोण में अलग अलग फैक्ट देखने के लिए मिलता है। जैसे पहला, यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्राप्त करना रखा गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्राप्त करना, यानी इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कहा जाता है सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति का उद्देश्य रखा गया है, यानी इसका दृष्टिकोण, इसको बनाने का जो दृष्टिकोण है वो ये कहा जा रहा है कि इस जो हम सक्षम आंगनबाड़ी या पोषण 2.0 कह रहे हैं, उस पोषण 2.0 में कि इसको प्राप्त करने के जो उसमें शामिल हैं, जैसे चाहे किशोरियां हो, चाहे वो माताएं हो, अथवा महिला हो या बच्चे हो, जो भी हैं, उनको क्या किया जाए, सतत विकास की ओर जोड़ा जाए। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने की बात इसमें कही गई है। दूसरा बात आप बताएंगे, चूंकि भारत की स्थिति का जब हम मुआयना करते हैं तो जब भारत में देखा जाएगा तो भारत में इसके अंतर्गत दो ही चीजें शामिल है। एक तो शामिल है बच्चे यानी चाइल्ड, और दूसरी शामिल है इसके अंतर्गत महिलाएं। तो बच्चे और महिलाएं, इन दोनों को मिलाकर इनकी पॉपुलेशन भारत में कैसी है, तो आप बताएंगे ये मोर देन 66% है, यानी ये लगभग 2/3 से अधिक है या 2/3 के आसपास है। यानी भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, तो जब तक हम बच्चों और महिलाओं का विकास नहीं सोचेंगे या बच्चों और महिलाओं का विकास नहीं करेंगे, तब तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो भारत में 2/3 की जो पॉपुलेशन है, उस 2/3 की पॉपुलेशन में महिलाएं और क्या आ जाती हैं, बच्चे आ जाते हैं। इसलिए इनको जो होता है वो कार्य करना जरूरी है। इसके गोल के अंतर्गत याद रखिएगा, इसके दृष्टिकोण में, इसके आप इससे पहले जितना भी उद्देश्य देखे हैं, इससे पहले स्लाइड में क्या देखा गया है, उद्देश्य। तो आप पीछे आइए और देखिए उद्देश्य में आपने क्या क्या देखा है। स्थायी विकास करना है, जागरूकता लाना है, पोषण सुधार करना है, परिक्षेत्र में रिपोर्ट बनाकर ऊपर भेजना है। आप कहेंगे बच्चा हो चाहे महिला हो, उनको लिए स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, सुपोषण हो गया, इनको लेकर कार्य करना है। तो ये जितने भी उद्देश्य आप देखे हैं, जैसे मान लीजिए बच्चों की शिक्षा की बात करूं, शिक्षा मतलब इनफॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहा हूं। दूसरा, यहां पर अगर हम पोषण की बात करें अथवा यहां पर स्वास्थ्य की बात करें, तो ये सभी जो होती हैं ये चीजें इन सब में क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो यहां पर जीरो हंगर इंडेक्स की लक्ष्य को प्राप्त करना, और छत्तीसगढ़ में तो अलग अलग चीजें चलती हैं, जैसे फोर्टिफाइड चावल चलता है जिसमें विशेष प्रकार के परिस्थितियों को जन्म देकर बनाया जा रहा है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन को क्या कर सके, प्राप्त कर सके। इसके अलावा आप कहेंगे तो यहाँ पर एक डेवलपमेंट स्केल के माध्यम से मापन भी किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। तो ये आगे के आईसीडीएस के टॉपिक के अंतर्गत, ये एक्चुअल में क्या है, आईसीडीएस का ही मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो सर्विस है उसी का ही नाम बस बदला गया है, बाकी सब चीजें क्या है, चलने वाली तो सेम ही है। ठीक है, तो हम आगे यहां पर डिस्कस करेंगे, क्लास के अंतर्गत हम विचार करेंगे कि आईसीडीएस क्या है। आईसीडीएस मैंने आपको केवल परिचय बस बताया था कि आईसीडीएस बेसिकली ये 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ हुआ, लेकिन आईसीडीएस को हमको बहुत बड़े पैमाने पे हमको ओपन करके पढ़ने की जरूरत है कि उसमें वर्तमान परिस्थितियां क्या हैं, जब लाया गया तब की स्थिति क्या थी, आईसीडीएस कैसे काम करता है, उसके सुविधाएं क्या क्या हैं 6 प्रकार की। ठीक है, और उन सुविधाओं में क्या क्या प्रावधान है, तो इसको क्लास के अंतर्गत हम विचार करेंगे। और आप सबको पुनः एक बार मैं रिपीट करता हूं कि इसकी कोई भी ऐसी नितांत आवश्यकता नहीं होती कि आप केवल संस्थान से जुड़कर ही लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन होता है आत्मसमर्पण और आत्मकेंद्रण। ये जब तक आप सेल्फ कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहेंगे और सेल्फ डिवोटेड नहीं रहेंगे, तब तक लक्ष्य आप कहीं भी जाइए आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो मेरा विचार है कि यदि आप स्वयं से चीजों को न कर पा रहे हो तो आपके पास एक बार फिर से पुनः मैं बता रहा हूं कि यहां पर जो एक
बैच को लेकर एक प्लान दिल्ली आईएएस एकेडमी के द्वारा लाया गया है, जिसे तरुणी के नाम से जाना जा रहा है। इस तरुणी में आपको महिला बाल विकास की योजनाएं, कार्यक्रम और उसी के साथ साथ आपको एक टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। तो आप विचार कर अगर आपको उपयुक्त लगे तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ आप सबसे मुलाकात होगी दोस्तों। धन्यवाद।